नमस्कार. जय महाराष्ट्र. एन्व्हायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी समिट 2024 म्हणजे शाश्वत पर्यावरण विकास परिषदेमध्ये आपण हार्नेसिंग बांबूज पोटेन्शियल फॉर सस्टेनेबल टुमॉरो या महत्वाच्या विषयावर आज सगळेजण एकत्र आलेले आहेत. आणि या परिषदेसाठी आता पाशाबाईंनी बऱ्याचशा लोकांच्या ओळखी करून दिल्या. त्या सर्व तज्ज्ञांचं मार्गदर्शक तंत्रज्ञ आणि प्रगतिशील शेतकरी असतील, अभियंते असतील, पर्यावरण तज्ज्ञ असतील, कृषी तज्ज्ञ आहेत. सर्वांनाच मी मनापासून शुभेच्छा देतो. शेतकरी बांधवांचंही मनापासून मी स्वागत करतो. कारण शेतकरी बांधवा आपला अन्नदाता आहे, बळीराजा आहे आणि त्याचं महत्वही आपल्या सगळ्यांच्या दृष्टीने खूप महत्व आहे. All the dignitaries present here for today's Environmental Sustainability Summit. Respected Mr. Trevor Rees, founder and managing director of Enso Impact. Mr. Borja de la Pena Escardo, Global Policy Officer, International Network for Bamboo and Rattan. Sophie Wisborn, founder, We Are Nature, त्याचे फाउंडर आलेले आहेत. श्री हेमकांत कोठारी अँड अदर डिग्निटरी, जसं आपल्याकडे पाशा पटेल आहेत, श्रीयुत आपले उद्योजक नादिर गोदरे साहेब आहेत, संदीप बजोरिया आहेत, सनवीजचे अध्यक्ष आहेत ते, अनुप कुमार आहेत, प्रवीण दराडेजी आहेत, अविनाश धाकणे आहेत, त्याचबरोबर आपले फॉरेस्टचे सेक्रेटरी आहेत, एमपीसीबीचे सेक्रेटरी आहेत, डॉक्टर विद्या धवन आहेत, डीजी एरिया आहेत, सर्व मान्यवर आणि उपस्थित सर्व आजच्या या अतिशय महत्वाच्या परिषदेला सर्व मान्यवर. I truly feel honored to be here with you and I welcome you all here in Mumbai. At first, I congratulate the organizers for organizing this इंटरनॅशनल समिट. मी सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करतो. मनापासून अतिशय मला वाटतं पहिल्यांदा आपल्याकडे पक्षापट्टी काही होत आहे, फर्स्ट टाइम. तुमचं काल संध्याकाळी तिकडे डिनर आणि मीटिंग झाली है, सबकी पहचान हुई है और आज ये हमारे राज्य के लिए बहुत ही बड़े गौरव की बात है कि ऐसे समिट को आप लोग उपस्थित है. देश भर से और देश के बाहर से भी कई लोग हैं इसमें जो काम कर रहे हैं. पर्यावरण आपलं वाचलं पाहिजे. आजच्या क्लायमेट चेंज आणि ग्लोबल वॉर्मिंग हे जे आपण पाहतोय, कधी पाऊस पडतो, कधी अवकाळी अतिवृष्टी होते, कधी गारपीट होते, हे सगळं चक्र निसर्ग चक्र बदललंय. आणि म्हणून पर्यावरण आणि त्याची काळजी घेणे ही काळाची आणि समाजाची गरज आहे. म्हणून या परिषदेच्या आयोजनासाठी पुढाकार घेणारा आमचा पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि फिनिक्स फाउंडेशन संस्था या सर्व टीमचं मी मनापासून अभिनंदन करतो. सगळ्यांना शुभेच्छा. बांबू लागवडीला ऐतिहासिक महत्व आहे. भल्या मी आठवण सांगतो, भाल्यासाठी जो भाला छत्रपति शिवाजी महाराज जी के सैनिक लोग भाला यूज करते थे, भाला, उसको जो डंडी लगती है, ये तभी छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने कहा था बांबू का प्लांटेशन होना चाहिए, बांबूची लागवड झाली पाहिजे, हा इतिहास आहे. आणि त्यांनी देखील बांबू लागवडीला प्रोत्साहन दिलं. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हा
एक आठवण म्हणून आपल्याला सांगतो. बांबूला आर्थिक महत्व देखील आहे. त्यामुळे बांबूला आपण हिरवं सोनं म्हणतो, ग्रीन गोल्ड म्हणतो. परंतु त्याकडे आज जेवढं लक्ष द्यायला पाहिजे तेवढं लक्ष दिलं गेलं नाही. जितना ध्यान देना चाहिए उतना बांबू पे ध्यान दिया नहीं. बांबू तो बहुत काम आता है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए. आशा भाई ने इनिशिएटिव लिया है, हमारे डिपार्टमेंट में लोगों ने इसको प्रमोट किया है, प्रोत्साहन दिया है. इसलिए मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ. बांबू मध्ये कार्बन शोषून घेण्याची व ग्लोबल वॉर्मिंगला मात देण्याची अमर्यादित क्षमता है, बहुत कैपेसिटी है. एक व्यक्ति को प्रति वर्ष 280 किलो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है. एक बांस का ये पेड़, ये बांबू का पेड़ प्रति वर्ष 320 किलोग्राम ऑक्सीजन देता है. 280 की रिक्वायरमेंट है और देता है 320. मतलब डिमांड से सप्लाई ज्यादा है. और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है. ये बांबू दुनिया के किसी भी अन्य पेड़ की तुलना में 30% अधिक कार्बन जो अवशोषित करता है, एब्सॉर्ब करता है. और इसलिए शहरों को प्रदूषण से दूर रखने में बांबू की भूमिका जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी. इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए और ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाने के लिए बांस का उपयोग करने का क्रांतिकारी निर्णय पहले लिया है. और मुंबई में अधिकतम हम लोगों ने मेट्रो स्टेशन का काम इको फ्रेंडली बांस से किया जाएगा, ये तय कर लिया है. फर्श होगी, दीवारें होगी, पैनलिंग होगी, छत होगा, दरवाजे होंगे और खिड़कियां. मैं अभी यहाँ से आ रहा था तो 2-3 स्टॉल में देखा मैंने, तो खिड़कियां दरवाजे को भी देखा, वो तो इतने मजबूत है. और बांबू भी देखा मैंने, वो बांबू इतना मजबूत, उसकी स्ट्रेंथ है. तो वो जो स्टील के पिलर्स है उसका काम कर पाएगा, इतनी बड़ी ताकत उसमें है. उसको पूरी तरह ट्रीटमेंट की हुई है और मैंने वो यहाँ पर देखा भी. और यहाँ पर राज्य के हाईवे के दोनों तरफ हमारी सरकार ने जो समृद्धि हाईवे है 700 किलोमीटर का, या और भी जितने हाईवे है उसमें दोनों तरफ बांबू प्लांटेशन करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया. दूसरी बात, जो अर्बन एरिया है जैसे मुंबई है, ठाणे है, एमएमआर है, पुणे है, नासिक है, कई शहर है, वहां पर का पोल्यूशन जो है, अभी मुंबई का पोल्यूशन 350 था. अभी मुख्यमंत्री होने के बावजूद मैंने डीप क्लीन ड्राइव शुरू कर दी. मैंने कहा ये रोड सिर्फ साफ सफाई करने से नहीं होगा, इसकी डस्ट निकालनी होगी, स्क्रबिंग करनी होगी ब्रश के साथ, और उसको पानी से धोना पड़ेगा. वो पानी से धोने का काम बीएमसी ने शुरू कर दिया. वहां पर जितने कंस्ट्रक्शन है, एमएमआरडीए, पीएमआरडीए, जितने भी गवर्नमेंट की एजेंसीज है, उनका जो काम है उसको भी सेफ करने का, कवर करने का भी आदेश हो गया. और उसके साथ सफाई के ऊपर बहुत ध्यान देने का काम अभी शुरू है. मैं खुद उसमें इन्वॉल्व होता हूँ, पब्लिक इन्वॉल्व होती है, एनजीओ होते हैं, स्कूल के कॉलेज के बच्चे उसमें शामिल होते हैं. और उसके वजह से जो पानी हम लोग यूज करते हैं, रिसाइकिल वाटर वो यूज करते हैं, पीने का पानी वो होते हैं, स्कूल के कॉलेज के बच्चे उसमें शामिल होते हैं. और उसके वजह से जो पानी हम लोग यूज करते हैं, रिसाइकिल वाटर वो यूज करते हैं, पीने का पानी यूज नहीं करते. इसके वजह से आपको बताऊंगा कि 350 से लेकर अभी हमारे कम जो पोल्यूशन कम हुआ है, कहीं पर 80 हुआ है, कहीं पर 90 हुआ है, कहीं पर 110 हुआ है, लेकिन 350 से नीचे आ गया. अभी धराड़ी जी, हम कमिश्नर चहल जी को बताया है कि अपने हमारे फॉरेस्ट के रेड्डी भी यहाँ पर है, कि दोनों हाईवे के तरफ जो है, मुंबई ईस्टर्न और वेस्टर्न, पहले ईस्टर्न को शुरू करते हैं, पूरी बांबू की दीवार खड़ी करेंगे हम.
वहां से ऑक्सीजन मिलेगा और पोल्यूशन कम होगा, वो भी हो जाएगा। और अर्बन एरिया में कैसे, जब अभी देखो जंगल में तो बहुत जगह पे हमारे लोग अंदर अंदर जा रहे हैं, लेकिन फॉरेस्ट काफी तगड़ा कानून व्यवस्था ये बनाए रखने की वजह से, लेकिन कई कई पर थोड़े लोगों ने अतिक्रमण किया, उसको भी निकालना पड़ेगा अपने को। लेकिन इसके में अर्बन में फॉरेस्ट कैसा लाया जा सकता है, इसके ऊपर हमारी सरकार काम कर रही है। और शहरों में भी अर्बन फॉरेस्ट क्रिएट करने का काम हमारी सरकार कर रही है। और मैंने पाशा भाई को बोला है, जो बांबू सिर्फ सिंगल बांबू जाता है वैसा नहीं, एकदम डेंस, जो हर 12 महीने हरा भरा रहेगा, ऐसे बांबू को ढूंढ के लाओ। और मुंबई में भी अर्बन फॉरेस्ट हम बांबू के माध्यम से बनाएंगे, ये भी फैसला हमारी सरकार ने किया है। और वैसे शुरुआत कर दी है ठाणे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में भी, वहाँ उपक्रम एमओयू साइन झालाय। और वहां पर भी लगभग 25-30 किलोमीटर ये पूरे फॉरेस्ट के साथ ये अर्बन फॉरेस्ट बनाएंगे, तो लोगों को भी बहुत उससे फायदा होगा। और इसलिए ये जो बांबू का महत्व साबित करने के लिए हमारे कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष और प्रयोगशील किसान हमारे पाशा भाई पटेल जी ने काफी प्रयास किया है। हर वक्त ये आते हैं बांबू, मुझे पहले मेरे पास आए, मैं बोले बांबू क्या क्या होने वाला है, बोले बांबू तो कौन से काम में आता है आपको मालूम है, कभी कभी कोई मस्ती करता है। तो बोले नहीं नहीं, ये बांबू का अलग अलग महत्व है। तो थोड़ा पहले दिन तो मैं बोला ठीक है बाद में मिलते हैं। तो दूसरी बार उन्होंने मेरे को कुछ चीजें लेके आए, बोले ये बांबू से बनाया है, घड़ी भी बनाया बांबू से, वो दिखाया। तो फिर मैं बोला इसमें कुछ तो दम है। फिर उसके ऊपर मैंने उनको 2-3-4 मीटिंग में देखा कि उनका ये जो प्रयत्न है, ये अगर हम सब मिलकर इसको प्रमोट करेंगे, कोशिश करेंगे, तो ये ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत ही वरदान साबित होगा। कुछ लोग ऐसे मस्ती करते हैं, उनके लिए अलग अलग वैरायटी भी बना लो। आशा भाई ऐसा है, पहले करते हैं फिर दिखाते हैं, ये भी उनकी बहुत खासियत है। फिर उन्होंने करे, पहले किया फिर मुझे बताया। तो जैसा कि समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं मराठी में, केल्याने होता आहे रे आधी केलेची पाहिजे। मतलब करने से होता है, लेकिन शुरुआत पहले करनी चाहिए। और ऐसे ही पाशा भाई ने शुरुआत कर दी है, और इनके प्रयास से आज महाराष्ट्र में हजारों किसान बांस की खेती करने के लिए उद्युक्त हुए, आगे आए हैं। मैं मेरे गांव में भी गया था, पाशा भाई को वहां बुलाया था, बोले हमारे गांव से ही शुरू करें। कोई लोग कहते हैं कि मेरे गांव में भी खेती है मेरी खुद की, और पाशा भाई ने देखी सब बहुत बहुत अलग अलग वैरायटी वहां पर है। स्ट्रॉबेरी है, वहां पर काजू है, वहां पर मैंगो है, नारियल है, सुपारी है, सब है वहां पर। हालांकि एप्पल भी है, एप्पल के भी बड़े बड़े पेड़ उन्होंने देखे हैं। तो कुछ लोग कहते हैं एक नाथ मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से जाता है और खेती करता है। क्या हेलीकॉप्टर से जाने से, खेती करने से कुछ बुराई थोड़ी है? हेलीकॉप्टर से फोटो निकालने से अच्छा तो खेती करना अच्छा है। और गांव में जाऊंगा तो मुझे चैन नहीं होती है, वो तुरंत मेरे पैर वहां खेती की तरफ जाते हैं। मुख्यमंत्री वगैरह मैं भूल जाता हूँ, और हमारे लोगों के साथ जुड़ जाता हूँ। तो वहां पर भी मैंने कलेक्टर को भी बुलाया था, और हमारे सातारा डिस्ट्रिक्ट ने 10,000 हेक्टर में बांबू लगाने का प्लानिंग किया है। और ये बहुत अपने आप में बड़ी बात है। जैसे लातूर में भी खेती शुरू हो गई है। और हमारा जो मनरेगा जो है, हमारे नंद कुमार वहां बैठे, और उसमें मनरेगा में भी बांबू नहीं था पहले, बराबर ना, बांबू नहीं था, हम लोग बांबू को डलवा दिया। और उसमें कहा कि बांबू के लिए हमारे मनरेगा से किसान को पैसे देने चाहिए। आपको यकीन नहीं होगा, मनरेगा से प्रति हेक्टर 7 लाख रुपए किसान को हम देते हैं। लगाने के भी पैसे, बढ़ाने के भी पैसे, और फिर बाद में पैसे पैसे मिलने वाले हैं, वो भी पैसे। पाशा भाई का आइडिया अच्छा है। और 7 लाख रुपए की सब्सिडी दी जा रही है।
इसलिए फॉरेस्ट को भी हम बढ़ा रहे हैं। रेड्डी जी, आपके लोगों को भी जोड़ दो इन्हें साथ में, क्योंकि मैंने पहले हमारे नेटिव प्लेस से, गांव से मेरी शुरुआत कर दी। मैंने पाशा भाई को कहा कि इसमें हमें क्लस्टर करना चाहिए, अनेक किसानों को साथ में लेकर एक बड़ा क्लस्टर करेंगे। कुछ उसमें कंडीशन है, 2 हेक्टर वगैरह, उसमें थोड़ा अपने दराड़े जी, उसमें अपने को कुछ ये करना है, अ, कुछ चेंजेस करना है, वो देख लो, क्योंकि हमें ज्यादा लोगों को अगर इन्वॉल्व करना है तो निश्चित रूप से, आखिर ये किसान लोग जो है, आज समझो बारिश नहीं होती है तो भी सरकार को उनको मदद देनी पड़ती है, बारिश ज्यादा होती है तो भी मदद देनी पड़ती है नुकसान के लिए। और इसीलिए तो ये बाम्बू की खेती बहुत ही आवश्यक, एक बार लग गया तो लग गया, बराबर ना, उसको ज्यादा तकलीफ नहीं है बाकी क्रॉप्स के जैसे। और इसलिए ये लातूर जिले में भी फिनिक्स फाउंडेशन पिछले 7 सालों से वहाँ काम कर रहा है, किसानों को बांस की खेती के लिए प्रशिक्षित कर रहा है। इसमें ट्रेनिंग की जरूरत है और प्रोत्साहन देना भी जरूरी है, क्योंकि इनिशिएटिव कौन लेगा और उसका फायदा क्या होगा, यह उनको बताना जरूरी है। नहीं तो कोई क्या, बाम्बू, अभी पहले बाम्बू ऐसे ही लग जाते थे गांव में, लेकिन उसका कोई मतलब और मकसद नहीं था। लेकिन आज सही माने में देखेंगे तो ये बहुत बड़े काम पे अपन लग गए। और इसमें ये संस्थान ने बांस से टिश्यू कल्चर लैब, बाम्बू से फर्नीचर की फैक्ट्री भी शुरू कर दी है। और बांस के इथेनॉल का उत्पादन भी हो सकता है, वो भी मुझे पाशा भाई ने बताया। और इथेनॉल में जो गन्ने की जगह पर बाम्बू यूज कर सकते हैं हम, उसमें भी फायदा है। मतलब अभी वो हिसाब में भूल गया, वो 1 टन में कितना लगता है। हाँ, गन्ने को 1 टन में 80 लीटर, बाम्बू को 200 लीटर। बाम्बू से मतलब गन्ने से बाम्बू में फायदा है। इधर गन्ने के किसान नहीं ना कोई। म्हणजे बघा, आता तुम्ही उसाचं तर कराच, पण बांबू पासून पण इथेनॉल होऊ शकतो, हे अधिकृतपणे आता आपल्याला करता येईल, त्यामुळे त्याच्यावरही लक्ष द्या। एकदम बढ़िया, चालू झालं ना? ओके, चलो। और दुनिया की पहली रिफाइनरी आसाम में शुरू हो रही है। हो रही है ना, लेकिन हाँ, हो रही। इस रिफाइनरी के सीएमडी भास्कर फुकंजिया उपस्थित है, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। वैसे आसाम और हमारा बहुत क्लोज रिलेशन है। गुवाहाटी में गए थे हम, वहाँ कामाख्या देवी का आशीर्वाद लिया है, इसलिए देखो कैसे नजदीक आ गया हम। संजोग की बात है। और अच्छा, ये आप शुरू कर रहे हैं, एक मिसाल आप देंगे इस देश को नहीं, दुनिया को। आज कोकण में जो किसान है, बाम्बू की तरफ एक कैश क्रॉप की तरह देखने लग गए हैं। नकदी जो पिक रहता, मराठी में कहते हैं हम, तो वो भी अभी वहां पर उस तरफ देख रहे हैं। और इससे बहुत ही वहां फायदा हो जाएगा उनको, इकोनॉमी बूस्ट हो जाएगी, लोगों के हाथ को काम मिलेगा। जो कोकण में से मुंबई, थाने, यहाँ बड़े शहरों में आते हैं नौकरी के लिए, उनको आना नहीं पड़ेगा। वो अपने गांव में ही बाम्बू की खेती करेंगे और बाम्बू से पैसे कमाएंगे। तो ये भी अच्छा है, अपने माँ बाप की सेवा करके अपने गांव में रहेंगे, तो इससे बड़ा क्या पुण्य हो सकता है। और इसलिए ये कोकण में भी ये है, शुरुआत कर रहे हैं। और टोटल जो पूरा फॉरेस्ट एरिया जो है, क्षेत्र है, 3.3% क्षेत्र जो है बाम्बू से कवर्ड है। अ, उसमें से भारत में 30% है, और दुनिया के मार्केट में भारत का हिस्सा 5% है, मतलब बहुत कम है, बहुत कम है।
तो ॲग्रो फॉरेस्ट्री, टाइल्स, टिम्बर, बायो एनर्जी या क्षेत्रात बांबूला मोठी मागणी है। अभी बहुत डिमांड है। अभी बाम्बू के क्या क्या उपयोग है अभी बता रहे हैं, और उसका फायदा भी हो रहा है। कई एयरपोर्ट में उसका फर्नीचर हो रहा है, 5 स्टार होटल में फर्नीचर हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और इसलिए ये बहुत अच्छा है। अ, इसमें से 16%, 16% जो यूज है, ये उदबत्ती जो भगवान के लिए हम लगाते हैं उसमें यूज होता है। उससे उसके लिए 7,000 मेट्रिक टन बांबू की आवश्यकता है। लेकिन प्रोडक्शन सिर्फ 150 मेट्रिक टन है। इसलिए हम प्रोडक्शन को बढ़ाने की जरूरत है, और सभी को साथ में लेना चाहिए। और उसके बाद जो हमारे बिजली के रिसर्च लोगों ने कहा है, और इसीलिए 7% बायोमास यूज कर सकते हैं हम इसमें, बराबर है। ये पाशा भाई ने सब दिया है आंकड़े मेरे को। आणि म्हणून आपल्याला मी सगळ्यांना मनापासून शुभेच्छा देतो। बांबूवरील संशोधनासाठी शासन आणि टाटा ट्रस्ट यांच्या सहयोगाने चंद्रपूर यहाँ पर आशिया खंडातील सर्वात मोठं बांबू संशोधन केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय झाला, बरोबर है। ये बहुत बड़ी बात है। चंद्रपुर में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है। अभी मैं गढ़चिरौली में जा रहा हूँ, वहां बोलूंगा मैं। गढ़चिरौली में अभी बोलूंगा मैं, बाम्बू के का ये समिट में से आया हूँ। अभी वहां पर भी बाम्बू के प्लांटेशन। हाँ, अभी वहाँ ज्यादा लगाना पड़ेगा। अभी उसको अभी और प्रमोट करेंगे। वहाँ नक्सलवादी है, लेकिन वो नक्सलवादी भग गए, भगा दिए उनको हमने। हाँ, 1 लाख हेक्टेयर का नियोजन है। ये बहुत बड़ी बात है। तो फिर वो ऐसे हो जाएगी कि उनको अंदर आने का मौका ही नहीं मिलेगा नक्सल लोग। आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब मैं गार्डियन मिनिस्टर था, तो एक माइनिंग इंडस्ट्री शुरू करनी थी सुरजागढ़ में। तो सब लोग बोले कैसा होगा, वहाँ ऐसा होगा, वो आएंगे, वो हमारे लोगों को तकलीफ देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। बोले नक्सल से सरकार थोड़ी डर सकता है। वहां पर प्लांट बनना चाहिए, हमारे वहां के लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। अगर ये कोई नहीं करता है तो मैं जाके वहां पर खड़े रह के करूंगा। तो आपको मैं बताऊं कि सुरजागढ़ में माइनिंग इंडस्ट्री शुरू होगी, 10,000 लोगों को काम मिल रहा है अभी। और उसी फैक्ट्री ने 20,000 करोड़ की और इन्वेस्टमेंट करने का एग्रीमेंट किया है, उसमें 10 से 12,000 लोगों को काम मिलेगा। और अभी टाटा टेक्नोलॉजी ने वहां पर स्किल डेवलपमेंट सेंटर किया है। हमने गवर्नमेंट ने थोड़े से पैसे 30 करोड़ दिए, और 120 करोड़ टाटा ने डाले। हर साल 5,000 लोगों को वहां ट्रेंड किया जाएगा, और उनको प्लेसमेंट भी मिलेगी, नौकरी भी मिलेंगी, और वहां पर उद्योजक भी बनाए जाएंगे। तो अभी गढ़चिरौली में जैसे स्टार्ट हो गया, पहले स्टार्टिंग के लिए डर रहे थे, लेकिन मैंने बोल दिया अभी तो मैं किसका सुनने वाला नहीं। वहाँ जरूरी है, वहाँ इंडस्ट्री आना। उसको गढ़चिरौली को भी मेन स्ट्रीम में लाने की आवश्यकता है। वहाँ नक्सल है, आदिवासी इलाका है, लेकिन आज वहां पर लोगों के हाथ को काम मिला है। वो भूल गए सब नक्सल वक्सल। तो ये एक बहुत बड़ी पहल है। और अभी तो बाम्बू के और हम 1 लाख हेक्टेयर करेंगे, तो पूरे लोग उसमें काम पे जुट जाएंगे, और वो डंडे लेके वो नक्सल के पीछे लग जाएंगे। बाम्बू। तो मैं इतना ही कहूंगा। दापोली कृषि विद्यापीठ जो है हमारा, वहां पर 4 एकड़ में 24 प्रकार के बाम्बू लगाए गए हैं, बराबर ना। वो भी अच्छी बात है। अभी सब बाकी तो आपने मेरे को बताया है। बांसुरी के लिए ओकलैंडा ट्रैवल कोटिका केरल से वो प्लांट लाया है। उसकी मास मच्छी पकड़ने के लिए ओलिवरी, वो वो टाइप का बम क्वालिटी, अंबा निकालने के लिए मेले कोनो, ये सब है। आप अपनी चर्चा में तो ये सब होगा। बांबू लेडी म्हणून जगभर प्रसिद्ध झालेल्या नीरज शर्मा, आपसे भी मैंने एक बार फोन में बात की, तभी हम गांव में थे।
तो बोले, इन्होंने बताया कि बाम्बू ज्वेलरी में आप का एक्सपर्टीज है। हाँ वही, और इसलिए लोगों को पैसे बहुत मिलते हैं, आदिवासी लोगों को पैसे मिलते हैं जो इस प्रोडक्शन से उनका जीवन बदलने का काम ये आपके बाम्बू ज्वेलरी से हुआ है। ये किसी को मालूम, कौन सोचेगा ये बाम्बू से ज्वेलरी बनती है। बहुत दे हाँ, तो ये मेहनत है आपका भी मैं स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि कैसे बाम्बू से ज्वेलरी बनाएंगे और उसका फायदा हमारे बहनों को होगा, आदिवासी बहनें हैं, गरीब बहनें हैं, उनको होगा। अब तो ये बहुत बड़ी बात है, और इसलिए ये सब बाम्बू तो एकदम साइड में बाम्बू था, अभी उसको अपन मेन स्ट्रीम में बाम्बू को ला रहे हैं। लेकिन आपको मैंने बताया, ध्यान रखो, अलग अलग वैरायटी की भी जरूरत है। पर्यावरण का बैलेंस रखने के लिए ये, और किसान भाई है, किसान बहनें हैं, उनके लिए भी ये बाम्बू ज्वेलरी बहुत ही आर्थिक, जो इकोनॉमी को बूस्ट देगा, और उनकी आय, इनकम बढ़ जाएगी, तो उनको फायदा हो जाएगा। और हमारे सरकार की जो मेन संकल्प जो है हमारे सरकार का, लगभग 10 लाख हेक्टर पे बाम्बू हम लगाना चाहते हैं। 10 लाख हेक्टर बहुत बड़ा एरिया होता है। अगली पीढ़ी को अच्छा पर्यावरण, शाश्वत विकास की डोर थमाना हम सबका कर्तव्य है, दायित्व है, क्योंकि पूरी दुनिया इसके पीछे लगी हुई है। अभी पिछले टाइम में दावोस में गया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, वहां पर भी सब लोग इसके पीछे, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सब, प्लास्टिक, ये सब, वही जो इशू है, ये बहुत बड़ी समस्या है, और ये दुनिया की समस्या है। इसे हम हमारे राज्य में, महाराष्ट्र में, देश में, अगर हम इसके ऊपर काम करते हैं, तो निश्चित रूप से शहर में भी पोल्यूशन कम हो जाएगा, और महाराष्ट्र के बांस खेती योजना के लिए देश में एक महाराष्ट्र मिसाल बन जाएगा। और और स्टेट में ने भी आगे उसको बढ़ाना है, क्योंकि कई ऐसे प्रकल्प जो है, जल युक्त शिवार, हमारे देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे तब मैं सरकार में था, जल युक्त शिवार योजना शुरू की, किसानों के लिए बहुत फायदेमंद थी, और उसमें वाटर टेबल बढ़ जाता था, बोरवेल को पानी बढ़ता था, कुएं के पानी बढ़ता था, किसानों को फायदा होता था। लेकिन सरकार चेंज होने के बाद वो काम बंद कर दिया था। लेकिन हमारी जैसी सरकार आ गई, पहले वो शुरू कर दिया हम लोगों ने। जल युक्त शिवार जो है बहुत बड़ी एक हमारी योजना थी। तो निश्चित रूप से ऐसी योजना हम अभी बाम्बू की कर रहे हैं, तो एक मिसाल बने, ऐसा प्रयास हमारा रहेगा। और अभी पाशा भाई ने एक नया आइटम लाके दिया है मेरे को, ये बाम्बू का ब्रश है, बाम्बू का ब्रश। तो बाम्बू का ब्रश अगर हम यूज करेंगे, तो वो बाकी वाले कंपनी वाले अपने ऊपर केस बीस करेंगे ना। ठीक है, मजाक की बात है, लेकिन हम पर्यावरण पूरक काम करना चाहते हैं। आपको खाली एक मिसाल, ये बाम्बू, ये अभी ये जो ब्रश है, इसको पहले मैं इस्तेमाल करूंगा कल से सुबह से। हाँ, 5 स्टार होटल में ले रहे हैं ना, तो ये बहुत बड़ी, इतना नहीं है, मेरे को 2-3 ही दे, इतना क्या करना है, ये बाकी सबको बांटो, बाकी सबको बांटो उसकी। और अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है, और अभी बताया कि 5 स्टार होटल में भी दे रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। आपको एक सिर्फ मैं इतना ही कहूंगा, हमारे सरकार के माध्यम से जो पिछले 1.5 साल में हम लोगों ने जो प्रकल्प शुरू किए हैं, जो पहले 2.5 साल में सरकार आने से पहले, मतलब असम वाले भाई वहां से आने के बाद हम सरकार स्थापित कर दी यहाँ पर, और स्थापित करने के बाद 1.5 साल में जो प्रकल्प बंद थे, प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट को पहले हम शुरू कर दिए। क्योंकि एक प्रोजेक्ट बंद होता है तो 10 साल पीछे जाता है, पैसे बढ़ जाते हैं हजारों करोड़, वो किसके पैसे हैं? आम जनता के, आपके पैसे हैं, पब्लिक के पैसे हैं। तो सब हमने स्टे वगैरह हटा दिया और काम शुरू कर दिया।
उसमें से एक प्रोजेक्ट जो है, एक समृद्धि हाईवे जो अभी नासिक तक हुआ है, वो 18 घंटे लगते थे, 7 घंटे में नागपुर से मुंबई में जेएनपीटी में आदमी पहुंच जाएगा। ये गेम चेंजर प्रोजेक्ट। अभी कल मैं कोस्टल रोड देख रहा था मुंबई की ट्रैफिक कम करने के लिए। 31 जनवरी तक एक फेज चालू हो जाएगा। अभी जो MTHL जो है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जो सिंगल लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है 22 किलोमीटर का, देश में सबसे बड़ा है। तो उसको अभी प्रधानमंत्री जी 12 तारीख को इनोग्रेट करेंगे, उसका शुभारंभ करेंगे। लेकिन उसको बनाते समय आपको मैं बताऊंगा कि ऐसा इतना मटेरियल उसमें लगा है, स्टील डेक है, लाइट वेट का है, लेकिन हेवी वेट उसकी कैरिंग कैपेसिटी है, और इतने स्टील यूज किया है, तो ये अपनी पृथ्वी है उसको 2 बार चक्कर लगाएगा, इतना बड़ा मटेरियल उसमें है। हावड़ा ब्रिज हो जाएंगे, कई ऐसे स्पेशलिटी उसमें है। लेकिन हमने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए वहां पर फ्लेमिंगो थे। अभी फ्लेमिंगो, कुछ लोग पर्यावरण के लोग एनजीओ बोले ये आवाज से फ्लेमिंगो भाग जाएंगे, तो मैंने कहा, मैं उस डिपार्टमेंट का मंत्री था, तो उसका भूमि पूजन भी पहले मोदी जी आए थे, उनके हाथों से भूमि पूजन हुआ था। देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे और मैं मंत्री था, तो उसमें मैंने कहा कि हमारे अफसरों को कि ऐसा करो कि ये फ्लेमिंगो भागे नहीं। तो उन्होंने कहा एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, रिवर्स सर्कुलेशन ड्रिल, उसका इस्तेमाल किया। उसमें काम करते वक्त जो है, जैसे हम नॉइज बैरियर लगाते हैं जब पुल ब्रिज होने के बाद, काम करते वक्त भी वो लगा दिया। आपको यकीनन बताऊंगा कि अभी के आंकड़े जो है, फ्लेमिंगो पहले जितने थे उससे और ज्यादा फ्लेमिंगो वहां बढ़ गए। पर्यावरण पूरक जो है वो विकास हम करना चाहते हैं, और इसलिए इसका ध्यान हम लोग पूरी तरह देते हैं। और इसलिए आज हम सब मिलकर एक संकल्प और निर्धार करें कि इस शाश्वत पर्यावरण विकास जो है परिषद बहुत ही कामयाब हो जाए, इसमें अच्छी चर्चा हो जाएगी, और निश्चित रूप से यहाँ से जाने के बाद अपने अपने इलाके में बांबू की खेती लोग करेंगे। ऐसे सभी लोगों को आप प्रोत्साहन देना चाहिए, उनको इनिशिएटिव लेने के लिए प्रेरणा देनी चाहिए। और इसलिए हमारी सरकार तो पूरी तरह साथ में है, और जहाँ पूरे देश में से, देश भर से जो लोग आए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ अपने अपने राज्य में भी। ये पर्यावरण के लिए ये बहुत जरूरी है। और इतना ही कहकर मुझे यहाँ पर आपने बुलाया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारी सरकार ने एक टास्क फोर्स भी बनाया है, इसमें ये टास्क फोर्स बनाने वाले भी पहला राज्य है। इसके लिए जो भी करना है हम करेंगे जरूर। और इस पाशा भाई ने जो मिशन हाथ में लिया है, उसको हम लोग कामयाब करेंगे। हमारी पूरी सरकार की पूरी टीम यहाँ बैठी है, सामने बैठी है, और सब लोग जो मंच पे सभी लोग हैं, गोदरेज जी है, बाकी लोग भी है, और ये सब लोग हम टीम बनकर काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बांबू अभियानासाठी दिलेले अभिवचन यासाठी सीएम साहेबांचे आपण सर्वच खूप खूप आभारी आहोत. मी